इस देश में रियल एस्टेट अगर सही ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, अपनी सही पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ इंडिया की कमजोर अर्थव्यवस्था और आम इंडियंस की परचेज पावर ही नहीं है। असली वजह है खुद यहां के बिल्डर्स ही, जिन्होंने इंडिया के प्रॉपर्टी मार्केट को है बना दिया एक ऐसा मकड़ जाल जो बस फंसाता रहता है घर खरीदारों को एक शिकार की तरह। एक आम इंसान आज डरता है घर खरीदकर इन बिल्डर्स के चक्रव्यूह में भी फंसने से, और इसका सबसे बड़ा सबूत है अंडर कंस्ट्रक्शन घरों की बिक्री में लगातार हो रही गिरावट। आज प्रोजेक्ट लॉन्च से रेडी टू मूव होने तक बस इन्वेस्टर्स और अंडरराइटर्स का मार्केट बनकर रह गया है रियल एस्टेट। जिन आम लोगों ने है घर खरीदा वो जानते हैं कि कितनी मानसिक यातना से गुजरना पड़ता है एक बार इन बिल्डर को पैसा देने के बाद, और लंबे इंतजार के बाद बिल्डर घर का हैंडओवर भी ऐसे करता है मानो कर रहा हो कोई एहसान। अब सुप्रीम कोर्ट की है ख्वाहिश कि रियल एस्टेट में रिफॉर्म्स हो और बेलगाम बिल्डरों पर लगे लगाम। लेकिन क्या इतना ही आसान है रियल एस्टेट में पारदर्शिता लाना और इन बिल्डरों की मनमानी को रोकना? कौन तोड़ेगा इन बिल्डर्स का एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें घर खरीदार ही क्या पूरा सिस्टम नजर आता है लाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। बिल्डर, यह एक नाम सुनकर आपके जहन में कैसी तस्वीर बनती है? वो पहला इमेज क्या आता है आपके परसेप्शन में? किस तरह के बाजार और किस तरह के लोगों की आप कल्पना करते हैं? मैंने कई आम लोगों से इस बारे में पूछा है, अलग अलग मार्केट में और अलग अलग रियल एस्टेट के सेगमेंट में, और कोई एक जवाब ऐसा नहीं मिला जिस पर कि ये बिल्डर्स गर्व कर सकें। एक्सप्लॉयटेशन से लेकर बाहुबली, गुंडे बदमाश टाइप लोग जो घर खरीदारों के पैसे पर करते हैं अय्याशी, और धोखेबाज से लेकर न जाने क्या क्या एक्सप्रेशन दिया है लोगों ने। आखिर इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर का कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स कोई 20% का भी तो नहीं है। ट्रैक टू रियलिटी के सर्वे के अनुसार हर 10 में से 8 घर खरीदार आज त्रस्त है इन बिल्डरों से, मिले हुए घर से और बिल्डर्स के वादों और इरादों से। बिल्डर शब्द ही इंडिया में धोखे और एक्सप्लॉयटेशन का पर्याय बन चुका है, और सच तो यह है कि एक एवरेज बिल्डर को अब तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। यह खुद को सिस्टम से भी बड़ा, या फिर शायद अपने आप को ही सिस्टम भी समझने लगे हैं। हां, जब मार्केट में स्लो डाउन होता है, सेल्स गिरने लगता है, तो इनकी इंडस्ट्री बॉडी क्रेडाई या नैरेट को बात जरूर करने लगती है कि एक इमेज मेकओवर की जरूरत है। लेकिन इमेज मेकओवर हो भी तो कैसे? जो थोड़े भी बेहतर बिल्डर्स हैं, खासकर साउथ इंडिया के, वो तो जानते हैं कि क्रेडाई का ऑफिस बियरर बनकर ऐसा कोई प्रयास भी उन्हें अपनी ही कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा कर देगा। आखिर मेजॉरिटी तो डिफॉल्टर बिल्डर्स की ही है, और इसलिए वो खुद को अलग ही रखते हैं, और जो आगे आकर करते हैं इंडस्ट्री बॉडी की अगुवाई, उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड अमूमन पब्लिक डोमेन में होता है एक डिफॉल्टर का, एक ऐसे बिल्डर का जिस पर कि भरोसा किया ही नहीं जा सकता है। फिर कैसे बदलेगा रियल एस्टेट का पब्लिक परसेप्शन? दरअसल बिल्डर्स से यही सवाल जब मैं पूछता हूं कि आपकी इमेज, आपकी परसेप्शन मैनेजमेंट इतनी पुअर क्यों है, और क्यों आम घर खरीदार आप बिल्डर्स पे विश्वास नहीं करता है, तो उनके अपने डिफेंस हैं जो ख्वाबों में ज्यादा हैं और हकीकत में कम। उनका तो यहां तक मानना है कि अब तो उनको लेकर परसेप्शन बदल रहा है। काश कि ऐसा होता। ये काश मैं उन बिल्डरों के लिए नहीं, घर खरीदारों को ध्यान में रखकर बोल रहा हूं। हां, परसेप्शन बदला जरूर है। याद कीजिए कि कैसे 1970s में जब फिल्में बनती थी तो विलेन आमतौर पर या तो स्मगलर होता था या फिर बिल्डर। आज फिल्म वाले थोड़ा इन पर ज्यादा मेहरबान हो गए लगते हैं। आखिर कुछ बिल्डर्स ने फिल्मों को फाइनेंस भी तो किया है। अब फिल्मों में विलेन आमतौर पर बिल्डर नहीं दिखाया जाता है। लेकिन घर खरीदारों के जहन में कुछ बदला है क्या? आखिर वही तो हैं आपके असली टारगेट ऑडियंस।
कब बदलेगा घर खरीदारों के जहन में बिल्डर्स को लेकर परसेप्शन? क्या देश की शीर्ष अदालत इनके ऊपर नकेल डालकर इन्हें बदल पाएगी फाइनली? सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जगी है एक उम्मीद देश भर में कि शायद अब रियल एस्टेट मार्केट में रिफॉर्म होगा और बायर्स का शोषण खत्म होगा। बात चाहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को 12 पॉइंट्स के रिफॉर्म्स के दिशा निर्देश का हो या फिर बिल्डर बैंक के नेक्सस पर सीबीआई इंक्वायरी का, देश का सर्वोच्च न्यायालय दिख रहा है सख्त इस बार। आज तक तो रियल एस्टेट के सारे ही रिफॉर्म्स बस हुए हैं कागजों पर ही, और ये बिल्डर्स हैं खेल रहे कानून और सिस्टम से। जिस रेरा को रियल एस्टेट का सबसे बड़ा रिफॉर्म बताकर लाया गया था और जिससे बंधी थी घर खरीदारों में एक उम्मीद, उस रेरा ने तो बिल्डर्स के डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर ज्यादा काम किया है। दरअसल रियल एस्टेट का पूरा बिजनेस मॉडल ही है घर खरीदारों के लिए एक्सप्लॉयटेटिव, और जिन्हें चाहिए इन पेन पॉइंट्स को एड्रेस करना, वो तो दे रहे हैं शह इन बिल्डर्स को ही। ऐसे थोड़ी ही ना इन बिल्डरों में आ जाती है इतनी हिम्मत कि बोल दें कि एक प्रोजेक्ट के लिए अंडर द टेबल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया है, और ऐसे ऐसे इनके स्टेटमेंट पर भी रहती है सिस्टम में बस एक चुप्पी। इंडिया में जिस किसी ने भी है खरीदा एक घर, वो जानता है कि कैसे ये बिल्डर्स एक मकड़ जाल बनाए रखते हैं और एक खरीदार की हैसियत महज एक विक्टिम की होती है। आप पूछेंगे कि आखिर देश में कानून भी तो है ना? हां, कानून है बिल्डर्स की इन गलतियों के लिए, लेकिन लंबी और महंगी कानूनी लड़ाई आम इंडियंस के लिए संभव नहीं है, और इसलिए जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और वैसे भी अगर आपने बिल्डर की गलतियों पर एक केस किया तो बिल्डर आपको हैरास करने के लिए आपके ऊपर 4 झूठे मुकदमे डाल ही देगा। घर देने से मना कर देगा वो अलग, लड़ते रहो सालों साल। इन बिल्डरों का मकड़ जाल तो शुरू हो जाता है प्रोजेक्ट लॉन्च के समय से ही, जब ये बिना किसी फाइनेंशियल क्लोजर के ही कर देते हैं प्रोजेक्ट लॉन्च। एक उम्मीद, एक एजम्पशन पर होते हैं यहां प्रोजेक्ट लॉन्च कि पैसा जैसे जैसे धीरे धीरे आता रहेगा और प्रोजेक्ट बिकता रहेगा तो काम चलता ही रहेगा। किसी भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लॉन्च में अगर आप इन बिल्डर्स से पूछें कि फाइनेंशियल क्लोजर का क्या प्लान है, तो ये कहेंगे कि इतना % फंडिंग होगी, इतना % बायर्स के रिसीवेबल्स होंगे, और हां, ये भी बताएंगे कि इन्होंने खुद कितना इन्वेस्ट कर रखा है। वैसे उनका खुद का इन्वेस्टमेंट तो बस लैंड का ही होता है, और वो भी अक्सर या तो फुल्ली पेड नहीं होता है या फिर लैंड ओनर के साथ होता है ज्वाइंट डेवलपमेंट। अब इस बिजनेस मॉडल में बुनियादी तौर पर ही एक प्रॉब्लम है। आप एक एजम्पशन पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं कि फंडिंग आगे हो जाएगी और बायर घर खरीदता चला जाएगा। अगर फंडिंग नहीं हुई और प्रोजेक्ट में सेल्स स्लो रहे तो जो बायर शुरुआती दौर में प्रोजेक्ट खरीद चुका है वो तो फंस ही गया ना। अब ऐसे में फंडिंग ना होने पर अक्सर ही बिल्डर अपने बायर से ही बैंक का काम भी लेने लगता है। आप सारा पैसा डाउन पेमेंट कर दें तो 9% का एश्योर्ड रिटर्न देगा बिल्डर। सुनने में तो ल्यूक्रेटिव डील लगता है ये, लेकिन यहां भी एक कैच है। अगर ऐसे डाइसी डील के बाद प्रोजेक्ट बिकना रुक गया तो आपके एश्योर्ड रिटर्न का चेक हो जाएगा बाउंस, लड़ते रहो फिर। दुबई जैसे मार्केट में मैंने देखा है, अगर एक बिल्डर ये अनाउंस कर दे कि 2080 स्कीम के तहत प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, तो रेरा बिल्डर को बुलाकर पूछता है कि आपके पास फंडिंग का सोर्स क्या है, और आप वो पैसा एस्क्रो अकाउंट में जमा करो और उसके बाद ही प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हो। प्रोजेक्ट का एस्क्रो अकाउंट हर समय कैश पॉजिटिव होना ही चाहिए, लेकिन नहीं, इंडिया में सिर्फ बायर्स के रिसीवेबल्स का ही मतलब है एस्क्रो अकाउंट से। आप किसी भी एजम्पशन, किसी भी फंडिंग की उम्मीद या जुगाड़ के भरोसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं, और प्रोजेक्ट शुरू से ही एक एक्सिक्यूशन अनसर्टेनिटी में रहता है। और इसलिए भी बिल्डर की तरफ से बेचने की एक ऐसी होड़ लगी होती है कि आप बायर्स से झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं। चाहे बात एमिनिटीज की हो या फिर प्रोजेक्ट पूरा होने की टाइमलाइन की,
अब एक आम घर खरीदार करे भी तो क्या करे, जब उसके हाथ में बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी भी प्रॉपर्टी कॉस्ट के 10% एडवांस पेमेंट पर ही मिलती है। अब अगर आप किसी क्लॉज से सेटिस्फाइड हो या ना हो, आपको कहा जाएगा कि नहीं नहीं, ये तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर्मेट है। इनकार करने पर उसी बिल्डर बायर एग्रीमेंट का क्लॉज है कि बिल्डर आपके 10% अमाउंट को जब्त करने का राइट रखता है, और यह 10% बुकिंग अमाउंट का नहीं होगा, बल्कि आपके पूरे अपार्टमेंट कॉस्ट का होगा। मसलन कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट के लिए 10 लाख का एडवांस पेमेंट किया है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट देखने के पहले से तो आपके पूरे 10 लाख हो गए जब्त। अगर आपने उस बिल्डर बायर एग्रीमेंट को साइन करने से इनकार कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार से कहा है कि देश भर में एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट की जरूरत है, जो कि हो पब्लिक डोमेन में। हर घर खरीदार को पता हो कि यही सब क्लॉजेस हो सकते हैं उसमें, लेकिन नहीं। अब अगर आपका 10% पैसा जब्त हो गया बिल्डर बायर एग्रीमेंट से डिसएग्री करने पर, और आपने उसे लीगली चैलेंज भी किया, तो आपके उतने पैसे बिल्डर्स खर्च करा ही देगा, रेरा से लेकर रियाट और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने में। सो आप इन बिल्डर्स के मकड़ जाल में बस हैं एक मजबूर परिंदे। और बात सिर्फ बिल्डर बायर एग्रीमेंट या उसके कोई 1-2 क्लॉजेस तक ही सीमित नहीं है। रेरा एक्ट यह कहता है कि बिल्डर को एक बार प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद अगर कभी एफएआर या लेआउट चेंज करना है तो 2/3 बायर का कंसेंट चाहिए। लेकिन जब आप एक बार 10% बुकिंग अमाउंट बिल्डर को देकर फंसी जाते हैं, तो उसके बाद बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी के साथ साथ आपको मिलता है एक और फरमान साइन करने का, और वो है एडवांस कंसेंट, कि आप बिल्डर को एडवांस में ये इजाजत दे रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट में कल को कोई भी चेंज कर सकता है। मना करने का मतलब है कि आपकी बुकिंग अमाउंट हो गई जब्त। मतलब यह हुआ कि अगर मैंने प्रोजेक्ट के टॉप फ्लोर का अपार्टमेंट भी खरीदा है, तो कल को बिल्डर मेरा टॉप फ्लोर का राइट छीनकर उसके ऊपर 2-4 फ्लोर और बना सकता है, और मेरा कोई कानूनी हक बचा नहीं है, क्योंकि मैंने एडवांस कंसेंट साइन कर रखा है। आज जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, वहां रेरा फाइलिंग में 10 साल का टाइमलाइन दिया जा रहा है। मतलब कि एक 3-4 एकड़ का प्रोजेक्ट भी एज पर रेरा तैयार होगा अगले 10 साल में। आपको बेचते समय बताया जाएगा कि यह तो रेरा फॉर्मेलिटी है, और आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टी 3 साल में। यह भी है बिल्डर का मकड़ जाल कि अब वो कानूनी तौर पर जिस स्पीड से चाहे प्रोजेक्ट करे पूरा। मजाल है कि कोई घर खरीदार सोशल मीडिया पर भी अपनी एक्सप्लॉयटेशन की कहानी लिख दे। बिल्डर देता है इन खरीदारों को धमकी, और अक्सर ही झूठे मानहानि के मुकदमे में फंसा देता है। वो भी जानता है कि वो जीतेगा नहीं, लेकिन वो एक आम इंसान की मजबूरी समझकर उसे परेशान करता रहता है। हर कदम है इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में बिल्डर्स का ऐसा मकड़ जाल कि वहां आम इंसान की कोई हैसियत ही नहीं है, और फिर भी बिल्डर्स के अनुसार वो तो खुद ही विक्टिम है इस सिस्टम में, और ये मीडिया इनके खिलाफ है। रियली कैसे भला? कितनी बिल्डर्स की गैर कानूनी हरकतों के बारे में आपने देखी है मीडिया में रिपोर्ट। मैं खुलकर बोलता हूं इन बिल्डर माफिया के खिलाफ, तो मेरे ऊपर भी कई झूठे मुकदमे होते रहते हैं। लेकिन वक्त आ गया है कि यह पूरा सिस्टम जो बिल्डर्स के कन्वीनियंस के अनुसार चल रहा है, उस पर लगाम लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया ऐसी पहल करने के लिए। मैं भी करता रहूंगा अपना काम इस तरह के बिल्डर्स के मकड़ जाल को एक्सपोज करके, और जानता हूं कि बिल्डर्स के प्रॉक्सी भी अपना काम बखूबी करते रहेंगे, मेरे वीडियो को क्रिटिसाइज करके और मुझे निगेटिव बोलकर। लेकिन आपका क्या स्टैंड है? खुलकर रखिए अपनी बात। इस रियल एस्टेट के इकोसिस्टम में बदलाव लाने की जिम्मेदारी हम सब की है। शुक्रिया।